दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपका एक नया वीडियो लेकर जो 12th एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज मैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर चैप्टर नंबर 7 अरहर एवं सोयाबीन की खेती का विस्तृत अध्ययन करवाएंगे। दोस्तों तो अरहर एवं सोयाबीन की जो खेती है आपको पता है दोनों खरीफ ऋतु की फसलें हैं। तो कुछ चीज़ों का अंतर है, जनरली जलवायु भूमि लगभग एक जैसी होती है, तो इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 7 फसलों की खेती अरहर एवं सोयाबीन हमने लिया है। इसमें अरहर की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, अरहर की खेती का वर्णन निम्न बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? वनस्पतिक नाम, कुल, जलवायु, भूमि एवं भूमि की तैयारी, बुआई का समय, बीज दर, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, जातियाँ, कीट एवं रोग, उपज एवं आर्थिक में। दोस्तों ये 12 पॉइंट्स है। 12 पॉइंट्स में से आपको 3-4 पॉइंट्स आपके एग्जाम में जो है मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों वानस्पतिक नाम की। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों, अरहर का बॉटनिकल नाम है केजेनस केजान। क्या है दोस्तों? केजेनस केजान। ये आपको याद करना पड़ेगा। फैमिली कुल की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो भी आपकी दलहनी फसल होती है सभी का कुल लेग्यूमिनेसी होता है। ये आप लोग रट लीजिए दोस्तों, कोई भी दाल वाली फसल आती है तो उसका कुल लेग्यूमिनेसी और उसका उपकुल पैप्लियोनेसी होता है। दोस्तों ये चीज़ आपको याद करना ही है, आपको समझना है। जलवायु की बात करते हैं दोस्तों, जलवायु में अरहर के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। दोस्तों अरहर के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जहाँ की आर्द्रता 70 से 80% हो, वहाँ पर मूंग की जगह आप टाइप हो गया गलत, अरहर को आसानी से उगाया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, वहाँ का टेम्परेचर लगभग 25 से 30 डिग्री के सेल्सियस के मध्य हो, तो वहाँ पर आप अरहर को आसानी से उगा सकते हो। बिल्कुल दोस्तों अरहर के लिए ध्यान रखना, गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जहाँ की आर्द्रता 70 से 80% हो, वहाँ पर अरहर को आप आसानी से उगा सकते हो। तो ये तो हुई दोस्तों आपकी अरहर की बात, जिसमें हमने आपको वानस्पतिक नाम आपको याद ही करना है, इसके बारे में बताया। फैमिली या कुल जो आपको याद करना है, लेग्यूमिनेसी है आपका कुल, और उपकुल आपका पैप्लियोनेसी, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। जलवायु दोस्तों ये थी, जलवायु भी हमने आपको बता दिया। अब आती है दोस्तों भूमि एवं भूमि की तैयारी। तो दोस्तों भूमि तो आप सब लोग जानते हैं, जैसे अरहर जो होती है दोस्तों, इसको किसी भी प्रकार की भूमि में वैसे उगाया सकता है, लेकिन इसकी सर्वोत्तम जो भूमि होती है वो आपकी जलोढ़ दोमट मिट्टी में इसको अच्छी तरीके से उगा सकते हैं। आप लोग देख सकते हो इसको थोड़ा सा। अरहर के लिए जलोढ़ दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। जैसे अरहर को सभी प्रकार की भूमि में तो उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली, जिसका पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य हो, वह आपके अरहर के लिए सर्वोत्तम है। दोस्तों मूंग यहाँ पर कई जगह टाइप हो गए, तो उसको आप लोग सही कर सकते हो। अरहर के लिए सर्वोत्तम होती है, क्योंकि मूंग का भी वही था, उड़द के लिए भी वही था, इसलिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं। दोस्तों मिट्टी क्या है दोस्तों, आज जो भूमि है वो आपको समझ में आ गया होगा। अरहर के लिए जलोढ़ दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मान जाती है। वैसे अरहर को सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली, जिसका पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य हो, वह भूमि अरहर के लिए सर्वोत्तम होती है। दोस्तों भूमि की तैयारी की बात कर लेते हैं। एक जुताई मिट्टी वाला हल से आपको क्या करना है, जुताई करनी है। इसके बाद दोस्तों 2 से 3 जुताई देसी हल से करना है। फिर उसमें पाटा लगा देना है। पाटा आपका जो होता है समतल बना लेना है भूमि को, और बस तैयार हो जाएगी आपकी भूमि। दोस्तों इतना आपको एग्जाम में लिखना होता है भूमि की तैयारी में। बुआई के समय की बात कर लेते हैं दोस्तों। बुआई का समय वो है 15 जून से 15 जुलाई। मैं आपको पहले ही इनको पढ़ा चुका हूँ, खरीफ की फसलों में बता चुका हूँ दोस्तों। जो भी कोई खरीफ की फसल है उसकी बुआई का जो सही समय है वो है 15 जून से 15 जुलाई के मध्य आपको कोई भी खरीफ की फसल हो उसकी बुआई कर देना चाहिए। तो ये अरहर की बात हुई दोस्तों। बीज दर की बात कर ले तो बीज दर दोस्तों इसकी होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आप ध्यान रखें दोस्तों, उड़द, मूंग और अरहर, अगर ज्वार भी पूछे तो ज्वार, इन सभी की दोस्तों चारों फसलें जो है ना, इनकी जो बीज दर है वो इक्वल है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आप आंखें बंद करके लिख सकते हो दोस्तों। खाद एवं उर्वरक की बात कर लेते हैं दोस्तों। खाद एवं उर्वरक तो 200 से 250 कुंटल गोबर या कंपोस्ट खाद, उड़द की जगह आपको थोड़ा सा अरहर करना होगा दोस्तों। 200 से 250 कुंटल गोबर कंपोस्ट का अरहर की बुवाई से 1 महीने खेत में डाल देना चाहिए आपको। दोस्तों यहाँ पर गलत टाइप हो गया, तो आप लोग कह सकते हैं अरहर की बुवाई से 1 माह पहले आपको खेत में उसको डाल देना है। किसको ध्यान रखें, आप जो गोबर की खाद यूज कर रहे हैं या कंपोस्ट का। दोस्तों एनपीए की बात करें, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना चाहिए दोस्तों, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा आपको कब देना है, बुवाई के समय। अब बची शेष नाइट्रोजन आदि, तो शेष नाइट्रोजन को दोस्तों क्या करना है, 2 से 3 बार में आपके खेत में आपको छिड़क कर दे देना है दोस्तों। 20 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास। ध्यान रखें नाइट्रोजन कम देते हैं
क्यों देते हैं आपको पता ही होगा दोस्तों, क्योंकि आपकी जो भी दलहनी फसल है, दाल वाली फसल है, लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आने वाली जितनी भी फसल है दोस्तों, सभी क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, भूमि में इनकी दोस्तों क्या होती है, इनकी जड़ जो होती है, मैंने बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, उन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जो राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं दोस्तों, वो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है ना, वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नीचे खींच, इसलिए इनमें नाइट्रोजन की मात्रा कम देते हैं। फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा क्यों देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, इन ग्रंथियों का निर्माण करने में फास्फोरस की अहम भूमिका होती है। जब फास्फोरस की अहम भूमिका होती है, इसलिए फास्फोरस की मात्रा अलग देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके आगे जातियां की। दोस्तों आपकी जो अरहर की जातियां हैं वो है प्रभात है, जो सबसे पहले उगती है, मतलब अगेती जाती है, ICPH8 ए शंकर जाती है सबसे पहली। पंते 3 है दोस्तों, पूसा जागृति है, पूसा 32 है, T20 है, T2 है सॉरी, आदि। ये दोस्तों आपको जातियां याद करनी पड़ेंगी, आप एक बार देख लीजिए, नज़र इस पर घुमा लीजिए, तो इससे आपका काम चल जाएगा दोस्तों। प्रभात, ICPH8, पंते 3, पूसा जागृति, पूसा 32, T20। दोस्तों पूसा जागृति है पूरा नाम, ध्यान रखें आप लोग, कोमा से कंफ्यूज ना हो। तो सिंचाई की बात कर लेते हैं। आप जानते हो अरहर जो है आपकी खरीफ की फसल है, सब लोग जानते हैं कब की फसल है, इसको कब बोया जाता है, आपका खरीफ में बोया जाता है दोस्तों। इसको एक जाति भी होती है दोस्तों जो साल भर भी उगती है, आपको पता होगा, बहुवर्षीय के रूप में भी इसको उगाया जाता है, आपको पता है, एक साल में होती है पूरी, पता होगा आपको। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खरीफ की ऋतु की फसल, इसलिए दोस्तों इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती दोस्तों, क्योंकि वर्षा होती है, आपको पता है, खरीफ के सीजन में, जिससे अभी की बात करें तो अभी बरसात हो रही है, लेकिन लंबा सूखा पड़ने पर, अगर सूखा पड़ गया, बारिश हो ही नहीं रही है, तो आप क्या करें दोस्तों, 2 से 3 सिंचाई आवश्यकता अनुसार कर देना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखें, सिंचाई में क्या लिखना है आपको, अरहर, इससे कोई भी फसल दोस्तों खरीफ की, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ लिखने का, यही होता है दोस्तों, कोई भी फसल उसका नाम लिखिए, ये इस सीजन की फसल है, यानी खरीफ की फसल है तो खरीफ की फसल है, इसलिए इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लंबा सूखा पड़ने पर 2 से 3 सिंचाई आवश्यकता अनुसार कर देना चाहिए दोस्तों। कीट तथा रोग की बात कर लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें रह गई तो मैं आगे इसमें आपको जोड़ देंगे, जैसे बीज दर है, बुआई का समय, उसमें आपके कीट तथा रोग की बात कर लेते हैं दोस्तों। कीट तथा रोग में दोस्तों आपका आता है पीला मोजेक रोग जो होता है दोस्तों, इसमें पीला मोजेक रोग लगता है आपका, 2-3 रोग लगते हैं दोस्तों इसमें। तो आपका जो पीला मोजेक रोग होता है, ये जनरली दोस्तों सभी दाल वाली फसलों में लगता है, ये आप लोग कान खोल कर सुन लें, और कभी भी कोई दाल वाली फसल आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो आप उसमें पीला मोजेक को जरूर जोड़ के आए। या दोस्तों वायरस के कारण तो फैलता है, और इसको फैलाने का काम कौन करता है दोस्तों, सफ़ेद मक्खी इसको एक जगह से दूसरी जगह फैला। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो पूरा पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती है पूरी तरह से पीली पड़ जाती है, पीली पड़कर दोस्तों वो गिर जाती है और पूरा पौधा सूख जाता है, तो यही सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। तो हम ध्यान रखें, सफ़ेद मक्खी दोस्तों जैसे एक पौधे में हो गया, एक पौधे में जब ये पीला मोजेक हो गया तो उसको दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करती है, आपकी सफ़ेद मक्खी। कीट होता है दोस्तों, उस पर बैठा इस तरह से। अब इसका नियंत्रण या रोकथाम अपन को कैसे करनी है, जैसे आपने कह दिया कि सफ़ेद मक्खी फैलाती है, बिल्कुल, तो इसको रोकने का काम आपको सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण क्या करें, मैलाथैन जो एक दवा होती है उसको 50 cc को 1000 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टर के हिसाब से उसको छिड़काव करना। आगे बात करते हैं दोस्तों, जैसे उपज है, तो उपज लगभग 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टर आपको उपज अरहर की मिल जाती है। कितनी मिल जाती है दोस्तों, 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है अरहर की। कीट की बात करें दोस्तों, तो कीट पत्ती लपेटक और फली छेदक इसके महत्वपूर्ण कीट हैं। वैसे तो बहुत सारे कीट लगते हैं, जब आप बात करते हैं 2 कीट से ज़्यादा, तीसरा कीट कभी एग्जाम में, आज तक 12th के एग्जाम में 2 कीट से तीसरा कीट पूछा ही नहीं है। आप लोग 2 कीट और 2 रोग आपको याद होना चाहिए, कोई से भी हो, बस आपको याद होना चाहिए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इनकी रोकथाम की। अगर आपके कीट लगते हैं, पत्ती लपेटक लगता है, फली छेदक लगता है, तो ध्यान रखें, मैंने पहले भी आपको समझाया, इसमें भी आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। इंडोसल्फान 35 cc, वैसे ये रस्टिकेट बंद हो गई है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आपकी को मिल जाएगी, आपको गलत नहीं होता। आपके जो किताबें आप पढ़ते हो, किसकी, आपके शिवलाल की पढ़ते हो आप लोग, जो एक बोध होते हो उसकी पढ़ते हो, या आप संगम की पढ़ते हो, जिसकी भी आप यूज़ करते हो किताबें, तो उसमें मिलता है आपको, ये आपको लिखना ही होता है। इंडोसल्फान 35 cc 1.25 लीटर की मात्रा लें और 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लें, और घोल करके प्रति हेक्टर के हिसाब से दोस्तों उसको छिड़काव कर देना चाहिए, इससे आपका कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। अब बात करते हैं अरहर की रोग, जैसे आपने उसमें पीला मोजेक की बात करी, इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने 2 और जोड़ दिए, अगर आप एक भूल जाते तो आप इस यहाँ से दोनों को लिख सकते हैं। अरहर का बांज रोग दोस्तों, ये स्टेलेटी मोजेक होता है और यह माइट द्वारा फैलता है। माइट भी दोस्तों एक मक्खी होती है जो कि ये इस रोग को एक जगह से दूसरी जगह फैलाती है, बांज रोग को। और इस रोग से दोस्तों ये भी वायरस से होता है, और इस रोग से पीड़ित पौधे, मतलब जिस पौधे में ये वनस्पतिक वृद्धि अधिक होती है, जिससे फूल नहीं बनते तब फली भी नहीं बनते, इसका सबसे जो मेन कॉज वो यही है दोस्तों कि स्टेलेटी मोजेक
और हो गया, अरहर का बांझपन अगर हो गया तो उसकी वानस्पतिक वृद्धि तो बहुत होगी, मतलब शाखाएं बहुत निकलेंगी, पत्तियां भी बहुत लगेंगी, लेकिन उनमें फूल नहीं बनेंगे। जब फूल नहीं लगते दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, जब फूल नहीं बनते तो फल कहाँ से बन जाएंगे। तो कहने मतलब फूल नहीं बनते तो फली भी नहीं लगती है। अब रोकथाम क्या करोगे दोस्तों, एक दवा आती है मोनोक्रोटोफॉस। कौन सी दवा आती है? मोनोक्रोटोफॉस 750 ml लें और प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में उसको घोल लें और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको छिड़काव कर दें। अब एक तो एक तरीका हो गया। दूसरा है दोस्तों, आप रोग रोधी किस्में बोएं, मतलब ऐसी किस्में बोएं जो इसमें आपका अरहर का बांझपन नहीं लगता हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा रोग, तीसरा रोग जो है अरहर का उकटा रोग। तो ये दोस्तों कवक के द्वारा फैलता है। फिजियोरियम एक कवक होता है दोस्तों, इसकी जड़ में लग जाता है, जिससे क्या होता है, पौधे की पत्तियां जब जड़ में ही लग गया तो आपको पता है वो जो पोषक तत्वों को पानी को ऊपर नहीं आने देता, वो वहीं पे यूज कर लेता है अपने अंदर, जो आपका फिजियोरियम यूडम होता है, कवक होता है दोस्तों। वो क्या करता है, जिससे कारण पौधे की जो पत्तियां हो जाती हैं वो कैसी हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, बाद में क्या होता है दोस्तों, उसकी जड़ होती है वो काले रंग की हो जाती है, सड़ जाती है और परिणाम स्वरूप पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। आपको समझ में आया दोस्तों अरहर का उकटा रोग? ध्यान रखें, एक बार और बता देता हूं, ये दोस्तों कवक के द्वारा लगता है। कवक का नाम वैसे तो पूछते नहीं है, आप लोग लिख सकते हो, फ्यूजियरियम यूडम आपका एक कवक होता है, उसके द्वारा लगता है, फ्यूजियरियम के द्वारा ही लगता है। यूडम तो दोस्तों उसमें है, कैंडिडा वो अलग होता है, जिससे पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पौधे की पत्तियां कैसी पड़ जाती हैं दोस्तों, पीली क्यों पड़ती है, मैंने वो भी आपको बता दिया। क्योंकि जो कवक होता है, जो पौधे को पोषक तत्व मिलना चाहिए वो खुद अपने अंदर यूज कर लेता है, जिससे पौधे को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते तो पौधा पीला पड़ जाता है। अब जड़ें सड़कर उसकी कैसी हो जाती हैं, काले रंग की हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप पौधा पूरा सूख जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे रोकथाम की। रोकथाम आप कैसे करोगे इस कवक जनित बीमारी? दोस्तों कोई भी कवक से अगर रोग होता है तो ये 4 पॉइंट आप याद कर लें। कोई भी कवक के द्वारा अगर रोग होता है तो इसको 4 पॉइंट मैं बता रहा हूं, इन चारों को आप लोग याद कर लें दोस्तों। आप किसी में भी लिख सकते हो, डोंट वरी, कहीं से लेकर कहीं तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी दोस्तों। सबसे पहले आपको फफूंदनाशी दवा जिनेब मिनेब, डाइथेन Z78 और डाइथेन M45 ये दूसरा नाम है, जिनेब मिनेब उन्हीं का नाम है दोस्तों। इनका छिड़काव करना है आपको। छिड़काव कैसे करना है आपको पता ही है, पानी में घोलिए, अगर लिक्विड दवा है तो उसको छिड़काव कर दीजिए। अगर आप कोई फफूंदनाशी दवा आपको पता है कैप्टान और वावेस्टन, ये भी दोस्तों आपको कौन सी दवा है, ये भी आपकी फफूंदनाशी दवा है। इनसे बीज को उपचारित करना चाहिए। घर पर आप जानते हो, बीज को लीजिए और आप उसको उपचारित करिए। उपचारित करने के बाद आप गर्मियों में उसकी गहरी जुताई भी कर सकते हैं, आपके खेत जो होता है दोस्तों, क्योंकि जो आपका फंगस रहता है, फफूंद रहता है, वो भूमि में रहता है। अब भूमि से आप जब जुताई कर दोगे गहरी तो वो ऊपर आ जाएगा, जब वो ऊपर आ जाएगा तो आपके जो धूप के द्वारा खत्म हो जाएगा। चौथा है दोस्तों उकटा रोधी किस्म बोना चाहिए। अगर उकटा रोग लगता है तो ऐसी किस्म बोएं दोस्तों जिसमें उकटा ना लगे। अब बात करते हैं आर्थिक महत्व की। दोस्तों आर्थिक महत्व का मतलब तो आप समझ गए हो, मैं 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार फिर समझ लीजिए। मतलब ये है कि वो क्या काम आती है, जो आपकी अरहर है। अरहर एक दाल वाली फसल, सब लोग जानते हैं, जिसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है, सब जानते हैं दोस्तों। इसका प्रयोग हम लोग पशु, इसका भूसा होगा तो आप पशुओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इसकी जो लकड़ियाँ बचेंगी उसके ईंधन के रूप में प्रयोग, तो इतना आपको लिखना होता है दोस्तों। ये था इसका अरहर का आर्थिक महत्व, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। अब बात करते हैं हम दूसरी फसल लेते हैं, सोयाबीन की फसल का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोयाबीन की फसल का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले वानस्पतिक नाम, फिर कुल, जलवायु, भूमि एवं भूमि की तैयारी, बुआई का समय, बीज दर, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, जातियाँ, कीट एवं रोग, उपज एवं आर्थिक महत्व। तो ये आपके 12 पॉइंट्स फिर बता रहा हूँ मैं, इनमें से ही आपके 2-3 पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों महत्व की बात करते हैं। सबसे पहले आप इसका वानस्पतिक नाम दोस्तों, तो वानस्पतिक नाम इसका सोयाबीन का होता है ग्लाइसिन मैक्स। वानस्पतिक नाम क्या होता है सोयाबीन का? ग्लाइसिन मैक्स। और कुल वही आपका दाल वाली फसल, ये दाल तो नहीं बनाई जाती है इसकी, क्यों नहीं बनाई जाती ये मैं आपको बताऊंगा, बता ही देता हूं दोस्तों। इसकी दाल इसलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि इसमें ऑयल की मात्रा पाई जाती है, तेल की मात्रा पाई जाती है। तो ऑक्सीडेशन के कारण दोस्तों क्या होता है, इसका जो तेल के अगर बना भी लें जनरली तो बदबू आएगी उस दाल में, इसलिए इसको नहीं बनाते हैं तेल के कारण। लेग्यूमिनेसी, कुल, उपकुल आपको पेप्लियोनेसी, आप लोग ध्यान रखें। अब बात करते हैं दोस्तों जलवायु, तो मैंने इसमें जोड़ नहीं पाई लेकिन मैं बोल देता हूँ जलवायु कैसी चाहिए दोस्तों। जैसे सोयाबीन है, आप जानते हैं इसके लिए गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है, जहाँ का जो तापमान है दोस्तों वो कितना होना चाहिए, लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य, वहाँ पर सोयाबीन को आसानी से उगाया जा सकता है। ये लाइन आपको जलवायु में लिखनी होती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आप लोग याद कर लें। भूमि की बात करते हैं दोस्तों, तो भूमि सोयाबीन के लिए
जलोढ़ दोमट भूमि, आप सब जानते हैं जलोढ़ दोमट भूमि या काली मिट्टी भी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अब लिख सकते हो जलोढ़ दोमट मिट्टी सब फसलों के लिए बेस्ट होती है। वैसे सोयाबीन को दोस्तों सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी जो भूमि होती है वो अच्छे जल निकास वाली हो, जिसमें पानी ना भरता हो और जिसका पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य, वह आपके सोयाबीन के लिए सर्वोत्तम। इसमें मूंगफली टाइप हो गया, आप लोग सोयाबीन कर लीजिए। दोस्तों समझ में आएगा, मिट्टी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको भूमि में। जलोढ़ दोमट मिट्टी सर्वोत्तम, वैसे किसी प्रकार भूमि में फिर भी जल निकास अच्छा हो उस भूमि का और पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य हो, वह भूमि सर्वोत्तम किसके लिए? सोयाबीन के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों भूमि की तैयारी की। तो आपने पहले भी देख लिया, अब भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, भूमि की तैयारी में कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जुताई मिट्टी प्लट हल से जुताई कर देनी है। फिर क्या करना है दोस्तों, 2 से 3 जुताई आपको देसी हल से करके भूमि में क्या करना है दोस्तों, पाटा लगा देना, मतलब जिससे उसके जो डीमे होते हैं, डीमे बोलते हैं आप, ढेले जो होते हैं दोस्तों, वो फूट जाए। तो आपको ढेलों को फोड़ देना है पाटा लगा करके, और भूमि को दोस्तों क्या करना है, बिल्कुल समतल बना लेना है। भूमि को समतल बना लेना चाहिए और उसके बाद आपकी भूमि की पूरी तरह से क्या हो गई दोस्तों, तैयारी हो गई, जिससे आप लोग उसकी बुवाई के लिए तैयार, आप बुवाई कर सकते हो आप लोग। दोस्तों समझ में आया होगा आपको। सबसे पहले बांसपतर नाम मैंने आपको बताया, ग्लाइसिन मैक्स कुल आप ध्यान रखना, और इसके बाद भूमि की तैयारी, जलवायु मैंने आपको बताई दी। अब बात करते हैं दोस्तों आगे बीज दर की। तो बीज चाहिए दोस्तों 80 किलो 1 हेक्टर के लिए। 1 हेक्टर बराबर कितना बीघा होता है जानते हो क्या दोस्तों? 1 हेक्टर बराबर होता है 4.25 बीघा, कह सकते हैं दोस्तों। कितना? 4.25 बीघा। ध्यान रखें दोस्तों आप लोग, 4.25 बीघा बराबर आपका 1 हेक्टेयर होता है, ये आप लोग अच्छी तरह ध्यान रखें। और बात करते हैं दोस्तों बुवाई का समय। तो बुवाई के समय 15 जून से, बीज दर 80 किलोग्राम हो गया आपका। बुवाई का समय 15 जून से 15 जुलाई हो गया। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं बुवाई के समय, कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपका जो भी कोई खरीफ की फसल है उसके लिए बुवाई का समय इक्वल है 15 जून से 15 जुलाई। आंखें बंद करके आप लिखिए दोस्तों। खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं दोस्तों, तो वही है, वही चीज़ देना है। 200 से 250 कुंटल आपको गोबर या कंपोस्ट खाद जो भी होती है उसको बुवाई से 1 महीने खेत में डाल देना चाहिए, जिससे वो दोस्तों पानी अच्छे से सड़ जाए। सड़ने के बाद ही आप कोई मतलब आध सड़े नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से सड़े हुई खाद का आप प्रयोग करें। या तो आप गोबर की खाद प्रयोग कर रहे हैं, या आप कंपोस्ट खाद या बर्मी कंपोस्ट जो केंचुआ की खाद है वो भी आप अगर प्रयोग कर रहे हो दोस्तों, पूरी तरह से बनी होनी चाहिए। और आपको डालना कब है ये ध्यान रखें आप लोग, बुवाई से 1 माह पहले आप उसको डाल दें खेत में। अब बात करते हैं दोस्तों आपके एनपीके की। तो एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस जो पोटास है, तो आपको दलहनी फसल है तो आप तरीका मैंने बता ही दिया है कि भाई कम नाइट्रोजन देना है। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, मतलब 1 हेक्टेयर में आपको इतनी मात्रा देना है। और दोस्तों जिसमें आपको देना कैसे, तरीका क्या होगा आपका, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के समय ही दे देना। कब देना दोस्तों? बुवाई के समय ही आपको दे देना है। अब बची शेष आधी नाइट्रोजन जो बची, तो उसको 2 से 3 बार में क्या करिए दोस्तों, छिड़क करके खेत में दे दीजिए, जिससे आपकी पूरी तरह से नाइट्रोजन लग जाएगी। समझ में आया दोस्तों आपको देने का तरीका? सभी फसलों में एनपीके देने का यही तरीका होता है, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज़ से। अब बात करते हैं सिंचाई की दोस्तों। तो सिंचाई आपको, सोयाबीन खरीफ की फसल है, सिंचाई की तो आवश्यकता होगी ही नहीं जो सब, क्योंकि पानी बरस जाएगा। लेकिन लंबा सूखा पड़े तब 3 से 4 सिंचाई आप लोग आवश्यकता अनुसार कर दीजिए। तो ये थी बात दोस्तों आपकी सिंचाई की। अब बात करते हैं दोस्तों कीट की। तो कीट इसमें लगते हैं आपके फली छेदक है, आपका फली छेदक कीट लगता है दोस्तों, पत्ती लपेटक भी लगता है, कैटरपिलर आपका जो होता है वो लग जाता है, जैसिड भी लगता है। तो ये बहुत सारे कीट आपके इसमें आपकी सोयाबीन की फसल में लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपकी फली छेदक होता है, फली छेद के आपका अंदर कभी खा जाता है। तो उसकी रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 सीसी का 1.25 लीटर की मात्रा लें, 800 से 1000 लीटर पानी में घोल दें और घोल करके प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका छिड़काव कर दीजिए। समझ में आया दोस्तों? इंडोसल्फान लें, कोई भी दवा लिख सकते हैं जो कीटनाशी है, आप लोग लिख सकते हो, आपको याद हो, पैराथियान, मेलाथियान, आपकी एल्ड्रिन का होता है, BHC, बहुत सारी आपकी दवा होती हैं जो आपका, इनका चूर्ण भी प्रयोग कर सकते हैं, इनका भुरकाव कर सकते हैं, और लिक्विड में तो उसका छिड़काव कर सकते हैं। लीटर ध्यान रखना, 1.25 लीटर या 1.5 लीटर जो भी मात्रा होती है उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोलिए और प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव कर दिए, जो भी कीट है उसका नियंत्रण हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों रोग की। तो पीला मोजेक आपका, यह दोस्तों सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, पीला मोजेक रोग दोस्तों सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। और इस रोग से दोस्तों पीड़ित पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है,
जिससे फूल नहीं लगते और फल नहीं। कहने का मतलब दोस्तों वही है जो मतलब बाध्यता मोजिक जैसी समस्या थी, लेकिन पीला मोजिक में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा सूख जाते हैं। इसमें थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, उसको देख लें आप लोग। पीला मोजिक में आपको पहले बता चुका। रोकथाम की बात करो तो रोकथाम के लिए आप दवा वही मोनोक्रोटोफास है आपकी, और आपकी जो है अब सफ़ेद मक्खी इसको फैलाती है। सफ़ेद मक्खी के लिए आप लोग जो भी दवा है आपकी कीटनाशी दवा आप यूज कर सकते हो। इसमें मेलाथियान है, इनका प्रयोग कीजिए और घोल करके आप प्रति हेक्टेयर के सब छिड़काव कर दीजिए। दूसरा रोग देख लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपका पौध सड़न या जड़ गलन। ये दोस्तों किसके द्वारा होता है, ध्यान रखें, कवक के द्वारा ये फैलता है। इसके कारण क्या होता है, जो पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती हैं वो गल जाती हैं। अंकुरण होते समय अंकुरण अवस्था पे ये फैलता है। अंकुरण हुआ, उसके बाद जो भी पौधा ऊपर आया नीचे ऐसी जड़ गई तो वहाँ पे उसका वो गल जाता है। गल जाता है तो क्या होता है दोस्तों, बाद में ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इस कारण ये पौध सड़न या पौध गलन के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। रोकथाम क्या करोगे दोस्तों, थायराम एक दवा आती है थीरम के नाम से दोस्तों, उसकी 5 से 6 ग्राम दवा लीजिए आप लोग और प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको उपचारित करके फिर उसको बोना चाहिए। दोस्तों क्या होता है, थायराम 5 से 6 ग्राम दवा लीजिए, मतलब 5 से 6 ग्राम का मतलब 1 किलो बीज का अगर आप लोग उपचारित कर रहे हैं, आप मतलब 80 किलो करोगे 50 किलो करोगे तो उसके लिए आपको मात्रा अधिक लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जातियाँ की। तो जातियाँ रह गई हैं दोस्तों, जातियाँ आपकी PK 262 है आपका, 62 है आपकी, PK 272 है, अंकुर है, गौरव है, शिलाजीत है, JS 80 है, JS 21 आती। ये दोस्तों आपकी जातियाँ होती हैं जो आपकी सोयाबीन के लिए मुख्यतः बोई जाती हैं दोस्तों। उपज की बात करें तो उपज दोस्तों सोयाबीन की होती है 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब 4 बीघा में लगभग 30 से 35 कुंटल आपका सोयाबीन निकल आता है। लेकिन जनरली आप देखते हो कहाँ निकलता ही नहीं है, बहुत कम निकलता, तो ये प्रॉब्लम। इससे आप लोग अच्छी तरीके से उपज निकालने के लिए क्या करें, उन्नतशील जातियों का बुवाई करें और उन्नतशील जातियों के अलावा उस पर जो पूरी तरह से ध्यान दें। अब बात करते हैं दोस्तों आर्थिक महत्व। तो यह प्रोटीन की मुख्य स्रोत है दोस्तों, प्रोटीन का सोयाबीन जो है मुख्य स्रोत है। इसमें प्रोटीन लगभग 42% पाया जाता है, तेल की मात्रा 20% पाई जाती है दोस्तों। भारत में दोस्तों सोयाबीन को मानव पोषण के लिए भी उपयुक्त माना जाता है दोस्तों। सोयाबीन से दूध भी बनाया जाता है और दूध से विभिन्न प्रकार के व्यंजन आपकी मिठाइयाँ आदि बना सकते हैं दोस्तों। इसका भूसा भी पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आप लोग लिख सकते हो। ये थी दोस्तों आपकी आर्थिक महत्व की बात, मैंने आपसे कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी सोयाबीन की बात हो गई, अरहर की, दोनों दोस्तों इनको याद कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों हमारा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द दोस्तों आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताएं आप लोग, और कहीं आपको डाउट लगता है, कहीं आपको प्रॉब्लम ऐसी लगती है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपको जो भी हम आपसे 12th से रिलेटेड जो भी आपकी पूरी पढ़ाई हम लोग अपने वीडियो के साथ करवाएंगे। रोज़ दोस्तों एक चैप्टर लेके आ रहे हैं और रोज़ चैप्टर आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए दोस्तों, आपका काम हम आपके साथ हैं, आप लोग बस पढ़ते चलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।